स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत में हालात बहुत ख़राब थे। अब ब्रिटिश हुकूमत ने इस बगावत का जो इल्ज़ाम था वो ज़्यादातर मुस्लिम्स पर लगाया। इस बगावत के बीच हम दिल्ली के अगर एक परिवार के कहानी की बात करें तो वो कहानी बहुत दुख भरी एक तस्वीर हमारे सामने ला के रखती है। इस कहानी में एक माँ को अपनी जान बचाने के लिए अस्तबल में छुपना पड़ता है, जबकि उनके भाई और भतीजे को मार दिया जाता है और उनका घर लूट लिया जाता है। अब ये कहानी किसी और की नहीं, इस AMU केस के जो मुख्य आइडल हैं, मुख्य फिगर हैं, सर सैयद अहमद खान की है। ये दिन मुसलमान समाज के लिए बहुत कठिन थे। सर सैयद अहमद खान जो उस वक्त बनारस की अदालत में सब जज थे, अपनी ज़िंदगी के इस किस्से को कभी भूल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि कैसे इस रिवोल्ट के बाद मुसलमान समाज ने इंग्लिश हुकूमत और उनकी शिक्षा से दूरी बना ली थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम समाज पीछे पड़ने लगा। प्रोफेसर अली नदीम रिजवी AMU के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से कहते हैं कि ये वक्त ऐसा था कि मुसलमान अपने आगे बढ़ने की राह खो चुके थे। अब इसी दौरान सर सैयद अहमद ने एक फैसला लिया। इसी बीच उन्होंने इंग्लैंड का एक सफ़र भी किया जिसमें उनका नज़रिया बदल गया। वहाँ उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हैरो और इटन जैसे कैंपसेस को देखा, अच्छे से ऑब्जर्व करा। उन्हें समझ में आया कि शिक्षा की रोशनी ने उन देशों को तरक्की दी है। वहीं उन्होंने अपने बेटे सैयद महमूद से कहा कि हमें हिंदुस्तान में एक ऐसा कॉलेज बनाना चाहिए, या हमें हिंदुस्तान में एक ऐसे कॉलेज की ज़रूरत है जो वेस्टर्न तालीम को अपनाए, लेकिन साथ ही में अपनी तहजीब और तलीमत को भी साथ लेकर चले। अब वापस आने पर सर सैयद अहमद का सपना था कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाए। उन्होंने साबित करना चाहा कि कुरान एंड क्राउन एक साथ तालीम में जुड़ सकते हैं। उनकी सोच थी कि सिर्फ तालीम ही मुसलमान समाज को अंधेरों से उजाले की तरफ लेके जा सकती है। अब 19th सेंचुरी के एंड तक उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की। आज ये माना जाता है कि उनके एफर्ट्स की वजह से 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जो तब से लेकर अब तक एक मेजर डिबेट में घिरी रही है कि क्या AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिलना चाहिए, जिस पर कल यानी 8 नवंबर 2024 को एक हिस्टोरिक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 7 जज बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस का एक बार फिर से रिव्यू करा। 4:3 की मेजॉरिटी से, यानी कि 4 जजेस ने सहमति बरती और 3 के व्यूज उनसे अलग थे। आज एक ऐसे ऐतिहासिक केस को फिर से परखा जिसको अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अब कोर्ट ने 1967 के अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, जिसमें पहले ये कहा गया था कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि स्टैट्यूट यानी कि एक लॉ द्वारा बनाया गया है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस नहीं क्लेम कर सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की लीडरशिप में मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये हाईलाइट किया कि किसी इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन और उसके फाउंडिंग माइंड को देखकर ही उसकी आर्टिकल 30 के अंदर एलिजिबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। अब आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को भारत में अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का हक देता है। अब AMU के माइनॉरिटी स्टेटस का फाइनल डिसीजन फैक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए एक रेगुलर बेंच को रेफर कर दिया गया है। लेकिन इस सारी जजमेंट के आर्ग्यूमेंट्स को समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, तो इस पूरी डिबेट को एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो दरअसल इसकी जो शुरुआत है वो होती है लेट 19th सेंचुरी में, जब देश में एक नए मूवमेंट ने जन्म लिया जिसका नाम था अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट कुछ और नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान की तरफ से चलाए जाने वाला एक मूवमेंट था, जिसमें वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की कोशिशें कर रहे थे, जिसकी एक बड़ी वजह थी 1857 का रिवोल्ट। क्योंकि 1857 के बाद इंडिया से मुगल एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जिस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब यही रीजन था कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ से एक मुस्लिम कम्युनिटी के बेहतर एजुकेशन मूवमेंट की शुरुआत करी, जिसे बाद में अलीगढ़ मूवमेंट का नाम दिया गया। अब इस मूवमेंट के तहत 1857 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए पहला साइंस स्कूल था, जहां स्टूडेंट्स को वेस्टर्न स्टाइल साइंटिफिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी। क्योंकि सर सैयद अहमद ब्रिटिश रूल के बहुत बड़े सपोर्टर थे
और वो नए वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन से ये दिखाना चाहते थे कि क्राउन एंड द क्राउन कुड गो टुगेदर इन एजुकेशन, यानी कुरान और ब्रिटिश रूल एक साथ भी काम कर सकते हैं। उनके इसी आइडिया पर काम करते हुए करीब 4 डिकेड्स बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और कुछ और इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया, जिसके लिए ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट ने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास करा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक्ट ही इस सारे मुद्दे का डिबेट बनेगा। अब इस वाक्य के पीछे ब्रिटिशर्स के कुछ अपने हिडन इंटरेस्ट्स भी थे, क्योंकि अगर आप सोचो कि भाई उस वक्त के ऊपर ब्रिटिशर्स ने इनके लिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी कैसे बनाने दी, तो ब्रिटिशर्स के अपने कुछ इंटरेस्ट थे। सबसे पहले ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था लॉयल्टी और स्टेबिलिटी का। अब ब्रिटिशर्स ने सर सैयद अहमद खान के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी की लॉयल्टी जीतने की कोशिश करी, खासकर 1857 के रिवोल्ट के बाद। अब वो मुस्लिम्स को एक लॉयल सेगमेंट का हिस्सा बनाना चाहते थे जो आगे चल के अपराइजिंग्स को रोक सकें। कुछ उसी तरह से जैसे 1871 और 72 में कास्ट सेंसस के जरिए उन्होंने डिविजन्स क्रिएट करवा के कुछ चुनिंदा कास्ट से लॉयल्टी बटोरने का काम किया। अब इस मुद्दे पर अगर आपको डिटेल में और जानना है तो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसमें कास्ट सेंसस वाली वीडियो में डिटेल में बात करी है। अगला इस मूवमेंट का फोकस वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन पर था, जिससे मुस्लिम्स में एक एजुकेटेड क्लास बनाई जा सके जो कि ब्रिटिश सोच और गवर्नेंस को समझे और उनकी पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में मदद करे। तीसरा मूवमेंट के मुस्लिम फोकस ने हिंदू मुस्लिम को 2 अलग आइडेंटिटीज और उनमें डिवाइड को रीइंफोर्स कर दिया था। अब ब्रिटिशर्स ने इस सपोर्ट का इस्तेमाल करके कम्युनिटीज के बीच जो रिफ्ट था वो और ज्यादा बढ़ाया, ताकि उनके रूल के खिलाफ कोई यूनिफाइड ऑपोजिशन 1857 के जैसे फिर से ना आ पाए। अब चौथा सर सैयद अहमद के जो मॉडर्नाइजेशन फोकस था उसने रेडिकल इस्लामिक रेजिस्टेंस को कम करा, जिससे ब्रिटिश ने रैशनल थॉट प्रमोट करके जो ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे उनकी पावर को भी कमजोर कर दिया। और लास्टली अलीगढ़ मूवमेंट की सपोर्ट से ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी यूनिफाइड मूवमेंट्स का भी काउंटर बैलेंस करा और मुस्लिम स्पेसिफिक प्रोग्रेस को बढ़ावा दिया। अब ब्रिटिश को इस मूवमेंट से एक लॉयल एजुकेटेड मुस्लिम क्लास मिली जो उनकी पॉलिसीज के साथ कंप्लीटली अलाइंड थी, और इससे कम्युनल डिवाइड को बढ़ावा मिला, जिससे ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत वक्त तक एक यूनिफाइड ऑपोजिशन ना बन पाई। अब अगर हम स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज़ादी के बाद आते हैं साल 1967। अब 1967 में जब एएमयू को एक बड़ी लीगल चुनौती का सामना करना पड़ा था, और वो चुनौती आई थी सुप्रीम कोर्ट के एस अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1968 में। अब इस केस को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल बैटल थी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस के साथ जुड़ी हुई है। ये केस इस सवाल पर था कि क्या एएमयू को मुस्लिम कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश किया था या नहीं, और अगर हां तो क्या उसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सकता है या नहीं। अब इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो एएमयू को पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में बनाया था। उसके बाद 1911 के बाद एक दशक वो आया जिस टाइम इन सब ने एफर्ट्स मारे कि इस जो कॉलेज है इसको एक रिकॉग्निशन का स्टेटस मिल जाए, और फाइनली 1920 में इंपीरियल लेजिस्लेचर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक लॉ या एक्ट के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज को बदल दिया गया। अब एस अजीज भाषा जो इस केस में पटिशनर थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई एएमयू मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी और इसलिए उसे आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के राइट्स और प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। लेकिन आर्टिकल 30 क्लॉज 1 ये श्योर करता है कि माइनॉरिटीज भारत में अपने पसंद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर पाए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्लेम को चैलेंज किया और कहा कि एएमयू को डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, इसे तो बल्कि 1920 में एक लेजिस्लेचर यानी कि उस वक्त का जो इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेचर हुआ करता था उसके एक एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश करा था, और हेंस भारतीय कानून के मुताबिक एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा इसे नहीं दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त फैसला था 1967 वाला वो गवर्नमेंट के हक में दिया और ये माना कि इसे एक इंपीरियल लेजिस्लेचर एक्ट के जरिए ही एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए यूनिवर्सिटी को आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस नहीं मिल सकता। दरअसल अगर मैं आपको ये समीकरण समझाऊं तो दरअसल भारत में
जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं उन्हें भारतीय पार्लियामेंट एक एक्ट पास करके बनाता है, जिस वजह से उनको कभी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं माना जाता, क्योंकि भाई वो नेशन एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट है। और आजादी से पहले पार्लियामेंट का रोल अदा करता था इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेचर, और इस वजह से एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ना मानने का यह कारण दिया गया था। अब इसका आउटकम और इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि इस रूलिंग का मतलब था कि अब से एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस क्लेम नहीं कर सकता। यह फैसला एएमयू की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पर एक बड़ा असर डालने वाला था, और माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 30 की जो इंटरप्रिटेशन है उसको लेकर भी डिबेट शुरू करने वाला था। इसके बाद कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आगे आके साल आता है 1981 का। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एएमयू एक्ट 1920 को अमेंड किया और यह डिक्लेयर किया कि एएमयू मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ही एस्टैब्लिश हुई थी, ताकि मुस्लिम्स के एजुकेशनल और कल्चरल एडवांसमेंट को सरकार प्रमोट कर सके। अब इस अमेंडमेंट ने एएमयू को वापस माइनॉरिटी स्टेटस दिया, लेकिन दोस्तों कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हुए अगर हम साल 2005 को देखें तो 2005 में एएमयू ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए 50% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अगले ही साल 2006 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया, यानी कि अब रिजर्वेशन आप नहीं दे पाओगे। अब कोर्ट का कहना था कि 1967 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसे मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा एस्टैब्लिश या एडमिनिस्टर नहीं करा गया था। अब इस इंसिडेंट के 10 साल बाद साल 2016 में इस केस में एक नया मोड़ आया, जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के अपील को वापस ले लिया। अब आप सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों? दरअसल 1981 में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भाई एएमयू को मुस्लिम कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बनाया गया था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब इस एक्ट का मकसद था कि एएमयू की माइनॉरिटी कैरेक्टर को रीअफर्म करना, क्योंकि आप एक चीज समझिए, दरअसल 1967 में जो जजमेंट आई थी वो जजमेंट यही बोल रही थी कि इसे मुस्लिम से एस्टैब्लिश नहीं करा, बल्कि 1920 के इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेचर के एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स ने करा है। अब उसी एक्ट को, क्योंकि वो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उसी एक्ट को 1981 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने अमेंड करके बोल दिया कि भाई हमने उसमें बोला था, आप यही बोलते हो कि गवर्नमेंट ने बोला है, तो लो हमने बोल दिया कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और इसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट भी आई तो उसने भी एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने को स्ट्रांगली सपोर्ट करा था, और 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के खिलाफ इसी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। लेकिन हाईकोर्ट का वही कहना था कि भाई क्योंकि एएमयू एक लेजिस्लेटिव एक्ट, यानी कि वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 वाला, उसके जरिए बनाया गया था, इसलिए यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता। और साथ ही कोर्ट ने यूपीए की अपील के बाद यह भी रीइटरेट किया था कि पार्लियामेंट किसी इंस्टीट्यूशन को लेजिस्लेशन के थ्रू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं डिक्लेयर कर सकता। लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई तो उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के स्टैंस को बदल दिया। अब आप एक चीज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम स्टैंस गवर्नमेंट का देख रहे हैं, तो पहले वही गवर्नमेंट यूपीए की थी, अब वही गवर्नमेंट एनडीए की आ गई है, तो गवर्नमेंट ने अपनी जितनी अपील थी वो वापस ले ली। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो 2016 में ना एनडीए गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से जो 2005 के हाई कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट उस वक्त की यूपीए सरकार द्वारा अपील फाइल करी गई थी, उसको विड्रॉ कर लिया। अब इस विड्रॉल का मतलब था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को सपोर्ट नहीं करती, और सरकार ने 1967 की रूलिंग को ही अपना बेस बनाया और कहा कि भाई एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अपने रिलीजियस स्टेटस को तो 1920 में ही छोड़ चुकी थी। अब इसके बाद साल 2019 में चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, तो भाई उनकी अगुवाई में एक 3 जजेस बेंच ने इस मुद्दे को लार्जर 7 जज बेंच के पास भेजने का फैसला करा, ताकि एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर जितने भी लीगल सवाल हैं हमें उनका जवाब मिल सके। और उसी लाइन में अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने एक 4:3 मेजॉरिटी रूलिंग के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ओवररूल कर दिया है। इस रूलिंग ने एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर को समझने के तरीके को दोबारा से डिफाइन करा है और इसे एक नया मोड़ भी दे दिया है।
अब इस फैसले से एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग मिलने का रास्ता जो है वो कंप्लीटली साफ हो चुका है। तो क्या मेजर फैसले किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा? क्या आने वाली सदियों में भारत में जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्टेटस में क्या ये उसको इंपैक्ट करेंगे? लेकिन इस जजमेंट को समझने से पहले आइए एक नजर हम अपने देश में इन सब मामलों के संवैधानिक और कानूनी एस्पेक्ट्स पर मार लेते हैं, ताकि आपको इस जजमेंट को समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि भारत में माइनॉरिटी है क्या, तो देखिए भारतीय संविधान में माइनॉरिटी का डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन केरला एजुकेशन बिल केस 1958 में एक डिसीजन आया था। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो सेगमेंट टोटल पॉपुलेशन का 50% से कम होता है उसे माइनॉरिटी माना जाएगा, यानी कि नॉन डोमिनेंट सेक्शंस। उसके बाद इसी लाइन में अगला केस आता है टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि भाई पॉपुलेशन का कंपैरिजन जब हम करेंगे कि 50% से कम है या नहीं, तो ये कंपैरिजन नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट के बेसिस पे होगा। अब सवाल ये था कि भाई हमें ये क्लैरिटी क्यों चाहिए थी, क्यों हमें ये माइनॉरिटीज को डिसाइड करना था? अब उसका रीजन था कि ये डिसाइड किया जा सके कि भाई क्या माइनॉरिटीज जो भी जहां पे भी आएंगी वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का हक रखती हैं या नहीं। अब अगर हम भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में दी गई कल्चरल एंड एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स को देखें तो माइनॉरिटीज के पास कुछ खास राइट्स होते हैं जिससे वो अपने अकॉर्डिंग अपने इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एस्टैब्लिश करके उनको मैनेज भी कर सकते हैं। अब अगर ये सब प्रोविजंस हैं तो भाई दिक्कत कहां पे है? दरअसल शुरुआत में ना भारत में जो एजुकेशन का मामला है ये स्टेट लिस्ट में हुआ करता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कानून बनाती थी। लेकिन कंफ्यूजन तब आई जब एजुकेशन को हमने भारत में कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2004 लेके आई, जिनके हिसाब से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट इन दो एक्ट्स के तहत नोटिफाई करता है। और भारत में बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अपने स्पेसिफिक एक्ट से आते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डीयू है उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 से एस्टैब्लिशमेंट करा गया था, और कुछ उसी तरह से एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी 1920 के एक्ट्स है। अब बात यह है कि जिन भी इंस्टीट्यूशंस को भारत में हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर कर देंगे उनको आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा आर्टिकल 30 के तहत नहीं दे सकते, क्योंकि भाई वो तो नेशन एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको दर्जा दे दिया जाता है तो वो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि दर्जा देने के बाद माइनॉरिटीज के पास कुछ स्पेशल राइट्स आ जाती हैं। तो चलिए उन राइट्स को जान लेते हैं। अब आर्टिकल 29 कहता है कि भाई कोई भी सिटीजन का सेक्शन जो इंडिया की टेरिटरी में रहता है वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का हक रखता है। लेकिन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के मुताबिक स्टेट मेंटेन्ड या स्टेट फंडेड, यानी कि जिसको स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा फंड किया जाता है, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी भी सिटीजन को सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या लैंग्वेज के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। और यही हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि यही आर्टिकल 29 क्लॉज 2 को जब हमने पढ़ना है तो हम इसको 15 क्लॉज 4 के तहत पढ़ते हैं। अब 15 क्लॉज 4 वाला आर्टिकल जो है वो भारत में SC, ST, OBCs के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है। यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एक एनेबलिंग क्लॉज है जो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंदर माइनॉरिटीज को दिए गए फंडामेंटल राइट्स को SC, ST और OBCs को जो राइट्स मिले हैं रिजर्वेशन के, उनको इनके ऊपर रख के 29(2) वाली राइट्स को लिमिट करता है। यानी कि इन वाले इंस्टीट्यूशंस में भी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के तहत आपको इनके लिए सीट्स रिजर्व करनी होंगी। अब अगला आता है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है? अब आर्टिकल 30 भारत में माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है। चॉइस का मतलब यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम से है, जैसे कि स्टाफ की क्वालिफिकेशन और उनके टर्म्स और कंडीशंस को डिसाइड करना। अब माइनॉरिटीज के पास कुछ और भी राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर स्टेट इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो कंपनसेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट्स को एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट ना करे।
जहां एक कॉमन सिटीजन के केस में राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, यह अब आर्टिकल 300 कैपिटल ए के तहत सिर्फ एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही बन के रह गया है। वहीं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अभी भी राइट टू प्रॉपर्टी का जो नजरिया है वो एक एक्सेप्शन के रूप में आता है, यानी कि इनको गारंटेडली एक कंपनसेशन सरकार को देनी ही पड़ेगी। अब एक नजर उन जजमेंट्स पर भी मार लेते हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को समझने में हमारी मदद करेंगे। इनिशियली देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैंस देखें तो वो कुछ अलग हुआ करता था। बाद में उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई, जैसे कि केरला एजुकेशन बिल केस में 1958 में जो आया था। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार को क्रिश्चियन स्कूल्स की मैनेजमेंट लेने से मना कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त के ऊपर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के हक में था। उसके बाद 1974 के अगर हम सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात को देखें तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने करिकुलम या सिलेबस की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करा था, यानी कि जो डिसीजन था वो फिर से माइनॉरिटीज के पक्ष में था। लेकिन साल 2003 आते आते जब टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का दौर आया तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रोच था वो भी बदल गया। ये केस ने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट्स को कुछ हद तक वीक कर दिया। कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटीज का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट है वो भारत में एब्सोल्यूट नहीं है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन का राइट भी जो है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अब जो भी इनके राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे पार्ट्स जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 50% से ज्यादा सीट्स अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करता है तो भाई ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का वायलेशन होगा, जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर दिए गए रिजर्वेशन का वायलेशन है। अब आर्टिकल 30 का मकसद है कि भाई माइनॉरिटीज को इक्वालिटी देना, डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज से बचाना, ना कि भाई उन्हें स्पेशल राइट्स दे देना। अब टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के साथ भी लिंक करा। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी जो भारत में किसी भी व्यक्ति को प्रोफेशन या बिजनेस करने का राइट देता है, हमें साथ में यह भूलना नहीं चाहिए कि आर्टिकल 19 में ही सरकार द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, यानी सरल भाषा में कुछ हद तक इन राइट्स को लिमिट किया जा सकता है। अब इसका मतलब यह था कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 पे भी गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में रेगुलेशन कर सकती है, क्योंकि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और यहां रिजर्वेशन लागू हो सकता है। लेकिन एएमयू का कहना था कि यह इंस्टीट्यूशन मुस्लिम्स के लिए है, क्योंकि यह मुस्लिम्स के फंड से एस्टैब्लिश हुआ था। और इसके प्रीडिसेसर अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज को, जो कि 1920 से पहले ये वही हुआ करता था, 1911 के आसपास इसका नाम चेंज करा गया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटस 1920 में आया। तो जो अलीगढ़ जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था तो ये वो उसका प्रीडिसेसर था, और असल में जो ये इसका न्यूक्लियस माना जाता है, इसका प्रीडिसेसर माना जाता है, तो वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट के लिए जो लैंड थी, जो डोनेशन थी, वो मुस्लिम्स ने ही दी थी, यहां तक कि जमीन भी उन्होंने डोनेट करी थी। अब गवर्नमेंट ने काउंटर करा कि भाई एएमयू 1920 में एक एक्ट के जरिए जब एस्टैब्लिश हुआ तो वो भाई अपना कैरेक्टर छोड़ गया, वो तो सरकार के जरिए एस्टैब्लिश हो गया, और 1981 में इसकी एक अमेंडमेंट भी की गई जिसके लिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। लेकिन एएमयू ने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई उस समय जो यूनिवर्सिटीज थी वो कुछ उसी तरीके से एस्टैब्लिश की जाती थी, फिर चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो सेंट्रल हो, तो उस वक्त के ऊपर जो यूनिवर्सिटी को हैंडल करने वाले थे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब इसी बीच एक इंटरेस्टिंग कहानी जामिया मिलिया इस्लामिया के केस की भी है। जब एएमयू का जो लीनिंग है वो मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ था, तो गांधी जी से इंस्पायर होकर कुछ मुस्लिम्स ने जामिया मिलिया इस्लामिया को एस्टैब्लिश करा। अब जामिया को 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला, और 2006 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जामिया ने अपनी माइनॉरिटी स्टेटस के लिए भी अप्लाई करा, और साल 2011 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने जामिया को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि भाई पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड होने वाले इंस्टीट्यूशंस में ऐसी चीज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से माइनॉरिटी स्टेटस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस एक साथ में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेंस जो जामिया का स्टेटस भी है वो भी वापस लेना चाहिए। लेकिन चलिए इस मुद्दे पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी वापस आते हैं अपने मुद्दे के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और अपनी इस टॉपिक के लास्ट पहलू यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट वर्डिक्ट पे।
अब देखिए, कोर्ट में एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, जो हमने ऊपर देखा, जिस वजह से इसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन वहीं इसका जो अपोज करने वाले लोग हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी की तरह एक इंपीरियल गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लाके पास करी गई थी, इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग एक साथ नहीं जा सकता और हेंस एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं मानना चाहिए। अब ये वही एक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, जिसकी वजह से ये सारा विवाद भी बना। दरअसल होता ही है कि भाई किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करा जाता है, अब उसके बाद ही वो नेशनल यूनिवर्सिटी बन सकती है, जैसा हमने देखा, और ऐसे ही एएमयू के साथ भी हुआ था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है, सरकार का भी आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड है कि एएमयू को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था, तो इस वजह से टू स्टेटस कैन नॉट गो टुगेदर। अब इसी वजह से आज़ादी के बाद से इस यूनिवर्सिटी के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस है उसको बार बार चैलेंज करा जाता है। प्रेजेंट जजमेंट की बात करें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया है उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपसे क्रक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा जजमेंट का जो ओवररूलिंग है उसके बारे में बात करी है। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच ने 4:3 मेजॉरिटी से 1967 के एस अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो हमने शुरुआत में डिस्कस करा था, उसकी रूलिंग को ओवररूल कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि स्टैट्यूट से बनने वाले इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि अब वो कर पाएंगे। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी और अपने जो साथ में उनके साथ 3 और जजेस थे, क्योंकि 4 जजेस इसके फेवर में थे, जस्टिस संजीव खन्ना थे, जेबी पारदीवाला थे और मनोज मिश्रा थे। अब उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत माइनॉरिटी कैरेक्टर के कोर एसेंशियल्स को सिंप्लीफाई करा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो मेन एम है वो डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करना होना चाहिए, लेकिन ये पर्पस उनका अकेला ही हो कि भाई वो सिर्फ इतना ही काम करें, ये जरूरी नहीं है, साथ में कुछ और भी कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई अगर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एडमिट करता है तब भी उसकी माइनॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन्ड रहती है, ऐसा नहीं है कि अगर वो मेंटेन कर रहा है तो वो चली जाएगी। अगला उन्होंने बोला कि भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बिना अपने कैरेक्टर को खोए सेक्युलर एजुकेशन भी दे सकता है। अब अगर इंस्टीट्यूशन सरकारी मदद ले रहा है तो भाई वहां पे स्टूडेंट्स को रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए मजबूर नहीं करा जा सकता, और पूरी तरह स्टेट फंड से चलने वाले इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माने जाएं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको स्टिल माना जा सकता है। अगला, कोर्ट ने एक टेस्ट प्रिस्क्राइब करा। कोर्ट ने कहा कि भाई ये देखने के लिए कि इंस्टीट्यूशन वाकई में माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं, हमें वेल को यानी कि वो पर्दे को पियर्स करना होगा, मतलब ये देखना होगा कि भाई उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कैसे हुई थी। अब कोर्ट ने इसके लिए कुछ टेस्ट रखे हैं, जिसमें से पहला टेस्ट है एस्टैब्लिशमेंट टेस्ट। अब इसमें ये देखना है कि भाई इंस्टीट्यूशन का जो आइडिया है वो कैसे शुरू हुआ था, वो आइडिया क्यों शुरू हुआ था और उस आइडिया को कैसे पूरा करा गया। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि एक स्कूल शुरू करने का प्लान बन रहा है। अब कोर्ट को इसमें यह देखना होगा कि भाई पहला स्टेप यानी कि कदम किसने उठाया था, क्या लेटर्स कम्युनिटी के लोगों या सरकारी ऑफिशियल्स के साथ हुई बातें ये साबित करती हैं कि ये माइनॉरिटी मेंबर्स या ग्रुप का ही आइडिया था। अब कोर्ट ने इसमें यह भी कहा कि हमें इसके साथ ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो इंस्टीट्यूशन है उसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि वो मोस्टली माइनॉरिटी कम्युनिटी के फायदे के लिए हो। अगर वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के फायदे के साथ साथ कुछ और पर्पस भी निभा रहा है, स्टिल इट कैन बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। अब कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हमें पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंस या स्पीचेस भी देखनी होंगी जो इस बात का सबूत दें कि कम्युनिटी को एजुकेशन में किस तरह की मुश्किलें आई और ये इंस्टीट्यूशन उस वक्त इस कम्युनिटी के लिए क्यों जरूरी बना था। अब दूसरे स्टेप की बात करें या दूसरे टेस्ट की बात करें, वो है इंप्लीमेंटेशन का टेस्ट। अब इस स्टेप में ये देखना है कि भाई इस आइडिया को कैसे अंजाम दिया गया, फंड्स किसने दिए थे, जमीन कैसे मिली, इनको परमिशंस कैसे मिली। एग्जाम्पल के सोचिए कॉलेज के लिए फंड्स एक फाउंडेशन ने इकट्ठे करे, लैंड डोनेट हुई और कंस्ट्रक्शन एक कम्युनिटी लीडर ने सुपरवाइज करा, जो कि फिर से उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को इंश्योर करेगा। अब जैसे कि एएमयू ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन का ये कहना है कि सर सैयद अहमद खान ने एएमयू को शुरू किया था जब उन्होंने देखा कि भाई भारत में मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ी हुई है। तो ये वो पहले 2 टेस्ट का आंसर है। अब 1870s में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था उसकी फाउंडेशन कमेटी ने फंड्स इकट्ठे करे थे और एमएओ कॉलेज एस्टैब्लिश किया था।
अब 1911 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन बनी और सरकार के साथ एक लंबे डिस्कशंस के बाद 1920 में एएमयू एक्ट पास हुआ था, जो कि ये सब आर्गुमेंट्स हमें दिखाते हैं कि डेफिनेटली एएमयू जो भी सरकार ने, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार टेस्ट रखे हैं, उन पे खरा उतरता है। लेकिन सेंटर ने आर्ग्यू किया कि एमएओ का मेन एम वेस्टर्न आर्ट्स और साइंसेस को बढ़ावा देना था, सिर्फ रिलीजियस स्टडी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई अलग अलग लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करा है, और जब अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनने का प्लान 1911 में आया था, तब इंपीरियल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो इस पे कंट्रोल रखेंगे, जिसके चलते 1920 में उसने एक्ट भी पास करा। अगला अगर इस जो आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेशन का। अब कोर्ट ने ये माना है कि भाई इंस्टीट्यूशन की जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना जरूरी नहीं है, ये एक चॉइस का मामला है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी कैरेक्टर को प्रोटेक्ट या प्रमोट नहीं करता तो यह समझा जा सकता है कि माइनॉरिटी के फायदे के लिए वो नहीं बनाया गया। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले शुरू हुए, जैसे कि एएमयू, कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि 26 जनवरी 1950 को एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसे चल रहा था और क्या इनके फाउंडर से कंट्रोल छीनने के लिए कोई रेगुलेटरी मेजर्स लिए गए थे या नहीं। तो इस संवैधानिक इंटरप्रिटेशन से कोर्ट ने इसे समाप्त किया और अब एक और बेंच इसके लैंड किसने डोनेट करा था, किसने इनिशिएटिव लिया था, उन सारे मुद्दों को डिसाइड करके एक फाइनल जजमेंट दे देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर कोर्ट एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे देगा, तो हमारे पास भारत में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बाकी धर्मों से, बाकी कम्युनिटी से अपना ताल्लुकात रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें भी इस डिसीजन के बाद ऐसी डिमांड्स उठ सकती हैं। तो ये काइंड ऑफ एक पेंडोराज बॉक्स ओपन कर देगा। ये डिसीजन की रिपरकशंस और उस पर आई प्रतिक्रियाओं ने इस बात को साफ कर दिया है कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस एक बहुत ही नाजुक और संवेदनशील मुद्दा था, जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए एक बड़ी समुदायिक और संवैधानिक पहचान जुड़ी हुई थी। लीगल एक्सपर्ट्स ने इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे इम्पैक्ट आएगा इसकी बात भी करी है, जिसमें आर्टिकल 30 क्लॉज 1 का जो इंटरप्रिटेशन है वो कुछ हद तक बदल जाएगा। अब इस फैसले का असर सिर्फ एएमयू तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल पॉलिसीज पर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाला है। एएमयू के एडमिशन पॉलिसीज और स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स पर असर आएगा और ये डिसीजन दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब इसने हमें ये दिखाया कि माइनॉरिटी स्टेटस की डेफिनेशंस और उनकी इंटरप्रिटेशंस कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि भारत में एजुकेशनल राइट्स और इनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंत में ये केस हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि संवैधानिक अधिकार और उनकी रक्षा कितनी पेचीदा परंतु आवश्यक होती है, खासकर जब बात एक हिस्टोरिकल कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन की होती है। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर एएमयू केस। आई होप अब आपको एक क्लियर क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि भाई कैसे 1875 के आसपास एक कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, 1911 में उसे कोई यूनिवर्सिटी में तब्दील करा जाता है, 1920 के आसपास ब्रिटिशर्स एक एक्ट पास करके इसको फॉर्मल ऑथेंटिकेशन दे देते हैं, 1950 के बाद हम इसे यूनिवर्सिटी ही मानते हैं। लेकिन 1967 में जो अजीज भाषा वाला केस था, उस अजीज भाषा वाले केस में जो जजमेंट है वो बोलती है कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके बाद 1981 में सरकार अमेंडमेंट लेके आती है और बोलती है कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, जिसके चलते हुए 2005 के आसपास ये वाले 50% रिजर्वेशन दे देते हैं। उस 50% रिजर्वेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है। सरकार पहुंच जाती है यूपीए वाली वहां पे अपील लेके, जो अपील्स मोदी सरकार आने के बाद वो वापस ले ली जाती हैं और अब उसी का वापस फैसला सुनाया गया और हमने अपना स्टैंड क्या रखा है कि यस, इसका रास्ता क्लियर है, इसको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया जाए। I hope you like it. What are your views about it? Do mention in the comments. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।